जैसे कि जनसत्ता दल आगे आने वाले चुनाव में क्या किन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है या आप इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? देखिए सौरभ जी, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हर दल किसी न किसी पार्टी से अलायंस चुनाव के समय करता है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है मेरे साथ। मैं हूं सौरभ और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्हें प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में दादा के नाम से जाना जाता है। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और इनसे आज हम सीधी बात करेंगे सरकार के, जो सत्ता में सरकार है उसके रवैये को लेकर। दादा, आपका स्वागत है मेरे साथ। दादा, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जनसत्ता दल जिस हिसाब से बढ़ रहा है जी, आगे चलकर जो आपकी कार्यकारिणी में जो लोग जुड़ेंगे उस हिसाब से जो कोरोना की वजह से वो चीजें रुक गई थी, लेकिन अब चल के कैसा आपको लगता है, कैसा रिस्पांस लोगों की तरफ से आपके लिए आएगा, आपकी पार्टी के लिए? धन्यवाद सौरभ जी। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हम देख पा रहे हैं, सबको जनसत्ता दल परिवार की तरफ से मैं आने वाली नवरात्रि की बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनसत्ता दल का निर्माण ही जन जन की सत्ता प्लस जनसत्ता निर्माण ही हुआ है इसका कि हर आदमी की भागीदारी हो, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय को हमें चरितार्थ करना है। आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का एक स्वप्न जो था उसको परिणत करते हुए पार्टी का निर्माण हुआ है और आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष मेहनत को करते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जल्दी ही देखेंगे 2022 में दिशा और दशा दोनों आपको बदली नजर आएगा। पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, यस, उसमें पार्टी को मुंह की खानी पड़ी एक तरीके से। जी। तो उन चीजों का जो इफेक्ट है वो शायद पब्लिक पे ज्यादा जाता है कि उसके बारे में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और मैंने शायद इंडिया टीवी या जो भी आपका चैनल था उस पर एक बाइट हुआ था, मैंने अवगत भी कराया था कि जब मलखंब में युद्ध में 2 पहलवान उतरते हैं तो मुकाबला 2 लोगों का होता है। जी, आपने देखा होगा प्रतापगढ़ में आदरणीय हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता कुंवर अक्षय प्रताप सिंह, जिनको हम गोपाल भैया के नाम से पुकारते हैं, वह मैदान में थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ रही थी। बीजेपी 4 से 5 दलों का गठबंधन उनके साथ था, अपना दल वहां पर एक मुख्य जो दल था उसके साथ लगा करके। तो ये अतिशयोक्ति ही कहा जाएगा कि भाई अगर दम है तो आप एक प्रत्याशी एक दल से लड़ाइए, हम एक दल से लड़ाए। आज भी अगर आप प्रतिशत देखेंगे, एक पार्टी अकेला चलाकी जो अटल जी बोलते थे हमेशा कि देखेंगे, अरे वह अपना इतिहास देखें कि कितने उसमें थे। आज हमारा आप परसेंटेज देख लीजिए, पहले इलेक्शन में अगर आप वोटों का परसेंटेज देखेंगे तो हम विजयी हैं। लेकिन अगर पार्टियों की, अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करें, काफी ज्यादा पार्टियां हैं यहाँ पे, हर पार्टी अपनी तरीके से चुनाव लड़ती है, लेकिन विपक्ष को मेन माना जाता है सपा के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि वो पिछले साल सत्ता में थी पिछली बार और इस बार वो विपक्ष में है। कुछ पार्टियां प्रदेश में जातीय तौर पर चुनाव लड़ती हैं, वहीं अगर देश की पार्टी अगर कही जाए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बीजेपी, तो उस पे आरोप लगते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है। लेकिन आपकी पार्टी अभी नई है जनसत्ता, किसके लिए चुनाव लड़ेगी? या देश हित में लड़ेगी, जाति हित में लड़ेगी या धर्म हित में लड़ेगी? देखिए, इन सब के ऊपर होता है राष्ट्र धर्म। जी, धर्म न दूसर सत्य समाना। वैसे तो सत्य सबसे बड़ा धर्म माना गया है हमारे वेद पुराणों में, लेकिन एक शासक को, एक राजा को हमेशा राजधर्म का पालन करना होता है। जी, आप जो भी वेद पुराण देखेंगे या जो इतिहास देखेंगे कि वही राजा अच्छा माना गया है जिसने राजधर्म का पालन किया है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जीते जागते उदाहरण है राजधर्म पालन करने के लिए। आज वो किसी दल के मोहताज नहीं थे। आपने देखा होगा जितने भी इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं वो निर्दलीय विजयी हुए हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या वहाँ पर यादव लोग नहीं हैं? क्या वहाँ पर ब्राह्मण लोग नहीं हैं? क्या वहाँ पर जो पासी लोग नहीं है? कोई भी कुर्मी नहीं है?
सचान नहीं, जितना भी आप अगर कैटेगरीज देखेंगे जाति का, सारे लोग कुंडा में, ठाकुर तो मात्र अल्प हैं वो, अगर देखेंगे सबसे कम परसेंटेज है, लेकिन फिर भी वजह हुए उन्होंने सीधा सीधा राज धर्म का पालन किया है और राष्ट्र धर्म को निभाते हुए ही काम किए हैं, और वही पार्टी का एक मोटो है आने वाले समय। दादा ने एक रामायण की चौपाई कही, आपको बता देते हैं जानने के लिए कि दादा को रामायण अति प्रिय है, और शायद जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी उर्फ राजा भैया, उनके भी समय समय पर वीडियोस आते रहते हैं ऐसे कार्यों में, लगातार वो धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश आपसे करूंगा, एक छोटी सी कोई एक चौपाई कह दीजिए जो आपकी पार्टी के लिए भी रहे और हमारे दर्शक भी देख सकें। हमारे राजा से तुलना की जाए तो हम लोग सेवक हैं उनके, वो एक सागर हैं और हम लोग छोटी बूंद हैं उनके सामने। हाँ, मैंने अध्यात्म में PhD की है और उसमें बड़ी बारीकी के साथ सारी चीज़ें, तो जैसे आप अगर एक चौपाई की बात करेंगे तो कोई एक चौपाई चुनना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि रामायण में कण कण एक एक चीज कहा है। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत शिव ही की, भगवान शिव की, तात मात सब तुलसी की, आरत श्री रामायण जी की। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, सुरसर सम सब कर हित होई, जिसमें सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की पराकाष्ठा को कूट कूट कर भरा है। देखिए आप उसमें भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पिता का पुत्र के प्रति, भगवान राम का देखिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनावे माता। लेकिन दादा एक बात है, एक पार्टी है जो देश में राज कर रही है जी, बात वो राम की करते हैं, लेकिन राम की मानते कहीं नहीं, लगता है वो राम जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप या अधर्म को लेके चलिए या जाति को लेके चलिए। उन्होंने सब जातियों में जाके बैठ के खाया, सबरी के मीठे बेर भी जूठे खाए उन्होंने जी। लेकिन बीजेपी हमेशा जब सत्ता में आती है, सत्ता से पहले उसका रुख अलग रहता है और सत्ता के बाद उसका रुख हमेशा अलग रहता है। जैसे कि अभी उन्होंने एक नया कानून बनाने की कोशिश करी कि लोगों को 5 साल के लिए संविदा पे रखा जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिसके तहत लोग एक बजुआ मजदूर की तरह काम करेंगे। बिल्कुल सर। इस पे आपकी पार्टी का क्या रवैया है? देखिए, हमारी पार्टी का बिल्कुल खुला स्टैंड है। जिस दिन यह बिल जिसके बारे में बात चर्चा हुई, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत उसका अपना ट्विटर के द्वारा ट्वीट करके विरोध प्रदर्शित किया है और लोगों को समझाया भी उस तरह का कि यह सब चीज़ें नहीं हैं। क्या आप राजनीति में वो चीज़ लाएंगे? जी, लोगों का सवाल भी यही है कि अगर आप 5 साल के लिए संविदा पे रख रहे हैं तो हम भी 5-6 महीने के लिए हर एक विधायक का मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, या तो वो भी लेके आए। वो मेरी पार्टी इसके लिए बिल्कुल तैयार है, ये होना भी चाहिए। आप एक तरफ अगर पेंशन स्कीम को बंद करते हैं, आइए अब मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे कृत्य इन्हीं लोगों के द्वारा किए हैं। आज सबसे बड़ा बुढ़ापे की लाठी अगर कोई चीज़ होती तो वो पेंशन होती जी। और आज उपेक्षाएं, हर माँ बाप उपेक्षित हो रहे हैं परिवारों में। हमारे यहाँ भी वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। पहले हमारे यहाँ बुढ़ापे इसके लिए आपका वृद्धाश्रम को एक अभिशाप माना जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनकी परिणति बढ़ती जा रही है। उसका कारण यही है कि आज हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति में प्रवेश कर चुके हैं और इस चीज़ को देखते हुए पेंशन बहुत ही आवश्यक है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको अपने एजेंडे में भी रखा है कि आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा होता है तो एक मानक बना करके पेंशन के रूप में लोगों को दिया जाए, जिससे कि बुढ़ापे में वो उपेक्षित ना हो। और आज अगर आप बात करते हैं इनकी के धर्म के नाम से, तो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? हमारे यहाँ तो धर्म के बारे में कहा जाता है कि कितने पावन इंसान यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इठलाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो हमारे यहाँ की बात ही अलग है। लोग उसको समझें, उस पराकाष्ठा को समझें, विचार करें, मनन करें, चित्रण करें। सीधे सीधे अगर हम खड़े हो जाएंगे कि नहीं मैं ये हूँ, तो वो चीज़ें नहीं है। भगवान राम ने, आपने देखा, पल पल पर धर्म का पालन किया है, वो दिखाया, चरितार्थ किया है उन्होंने। समुद्र के आगे भी जाके बिना ना माना जलद जड़, वहां पर भी प्रार्थना की है। तो वो चीजें हैं धर्म में। आप धर्म में ये नहीं है कि एक अच्छे आदमी को आप उठा करके ये कर दें वो कर दें, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारी जनता दल पार्टी का ये मोटो है कि हमारा सही हीरो अगर कोई है तो सेना नायक है। सेना में काम करने वाले शहीद हैं, उनको हम देश के हित में आगे बढ़ाएं।
उनके पेंशन में बढ़ोतरी करें, उनकी जो भी चीज़ें हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए। आज उनके कोई डेथ होती है तो परिवार पूरा उनका उपेक्षित होता है, तो वो चीज़ें ना हो। एक राम राज्य की जो वाकई परिकल्पना है वो आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कर कमलों द्वारा हम लोग करेंगे, और यही हम लोगों का वादा है, यही हमारा मोटो है। राज्य में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। जी जी। इस साल के आंकड़े फरवरी तक के हैं कि 33 लाख से भी ज्यादा लोग प्रदेश में भी, प्रदेश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं। जो रजिस्टर्ड श्रम विभाग ने डाटा दिया, श्रम विभाग के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। सरकार ने बोला कि आप जो मजदूर मर गए हैं उनका डाटा दीजिए, तो श्रम विभाग के पास वो भी डाटा नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। जी जी। तो श्रम विभाग तो इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन अगर बीजेपी से बात करी जाए रोजगार को लेकर, तो वो अपने जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का सेवा सप्ताह मनाने में बिजी थे, वहीं लोग 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज थे। बिल्कुल सही है। लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती। अगर कोई व्यक्ति अगर जाकर धरना प्रदर्शन करता है या सरकार का विरोध करता है तो शायद सरकार उनको जेल के अंदर डाल देती है, या आप भी करेंगे तो शायद आपका भी ऐसा ही हश्र होगा जैसे दूसरी पार्टियों में होता रहा। लेकिन जनसत्ता दल अभी तक जमीनी पे क्यों नहीं उतरी इन विरोधों को लेकर? देखिए, आप सोशल मीडिया देखते होंगे, ये सारी चीजें हैं। हम लीक से हटके हैं। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो पहला पार्टी होगा जनसत्ता दल, वो तारीफ भी करता है। नहीं, ये तो लगातार देखा गया है। 370 का आपने मैटर देखा होगा, भगवान राम वाला मंदिर का। हालांकि वो अदालत के द्वारा सर्वमान्य फैसला है, लेकिन फिर भी हमने स्वागत किया उन चीजों का। तो जो सत्य है उसको उजागर करना जनसत्ता दल का काम है। हाँ, जो गलत नीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं, और ये दुर्भाग्य रहा कि हमारी पार्टी का उदयांचल हुआ तभी ये कोरोना बीच में आ गया है। आज कोरोना को लेकर भी विडंबना है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे शहर में, कि क्या क्या नहीं लोगों को झेलना पड़ रहा है उस कोरोना के नाम पर। कितने अधिकारी उसमें संलग्न हैं, आप देखिए रिपोर्ट फर्जी आती हैं, कई बार नेगेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो ये सब चीजें नहीं, हमें जागरूकता अभियान के तहत शिक्षित हमारे जो भी लोग हैं, आज आप मोबाइल के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, क्या ये जायज है? कितने अभिभावक ऐसे हैं जिनके घर में 2-2 या 3-3 मोबाइल हैं? अगर 2 बच्चे 3 बच्चे हैं जिनको खाने के लिए अभी आपने बताया रोटी नहीं है, वो मोबाइल से शिक्षा कराएंगे और उनकी फीस बराबर जा रही है, इसका कोई मुद्दा नहीं उठता। मैंने शिक्षा मंत्री को खुद ट्वीट किया था कि मेरी बच्चियों की फीस 16,000 और 14,000 रुपये है। दोनों बच्चियाँ CMS सिटी मांटेश्वरी में पढ़ती हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये सब पहले से सेट होता है सर। मतलब देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मतलब एक जमीनी हकीकत है, और जो भी एक निचला तबका है वो बहुत परेशान है इससे। लेकिन बात अगर नेशनल मीडिया की जाए तो वो लगातार किसी न किसी ऐसे मुद्दों पर बिजी है जो शायद देश का युवा सुनना नहीं चाहता है। वो कभी कंगना रनावत के ट्वीट को लेकर आगे आ जाते हैं। देखिए, ये विडंबना हमारे देश की है और हम सबकी है कि मुद्दे से भटकाना। आजकल आपको विजय होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मुद्दे से भटका दीजिए लोगों को और आप निकल जाएंगे। आज बात होना चाहिए बेरोजगारी पर, आज बात होना चाहिए महंगाई पर। हम बात ही करने को तैयार नहीं है। हम एक कंगना रनावत का, ठीक है उनका जो भी अपना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी को है। लेकिन हाँ, यह होना चाहिए, क्या पालघर में संतों की हत्या हुई उसके बारे में जू नहीं रहेगा? क्या उसकी CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, उसकी तो CBI इंक्वायरी नहीं करने दिया। तो यही आप धर्म की बात आपने जो की थी, जी। एक तरफ आप धर्म का कुर्ता पजामा पहने घूमते हैं, तो क्या आपकी आत्मा वहां मर चुकी थी? उन संतों के लिए अगर आप एक बार भी 2 शब्द बोले होते या चले होते या अच्छी इंक्वायरी कराते। अरे कूट के किस तरह वो बुढ़ा संत था, एक सिपाही के द्वारा शरण में जा रहा, फिर भी उसको मारा गया, कोई CBI इंक्वायरी नहीं होती है। राजनीतिक चश्मे से देखने की आपकी आदत है, तो वही रामधारी सिंह दिनकर का है, सिंहासन खाली करो अब जनता आती। आने वाले समय में यही होगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। से एक चीज बात मेरे को याद आ गई कि जनसत्ता दल जब बना तो 30 साल बेमिसाल के एक मोटो को लेकर चला, उसके बाद जनसत्ता का निर्माण हुआ। जनसत्ता जब बनी तो लोग उसके बारे में जानने के इच्छुक थे, मिलने के लोगों से इच्छुक थे, उसके बारे में पढ़ने के इच्छुक थे। शायद राजा भैया की लोकप्रियता प्रदेश में शायद किसी भी नेता से कम नहीं होगी,
या देश के किसी भी नेता में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। लेकिन जैसे कि जनसत्ता दल आगे आने वाले चुनाव में क्या किन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है या आप इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? देखिए सौरभ जी, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हर दल किसी ना किसी पार्टी से अलायंस चुनाव के समय करता है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया के ऊपर है कि अगर कोई होता है तो वो उनके, ये हमारे मानक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी को अभी लंबा सफर तय करना है और हम लोगों का एक ही मोटो है, आदरणीय महाराज साहब को मुख्यमंत्री बनाने का। तो कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन आई पनघट पर, तो ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए आप कितना क्या होता है। और अभी आपने देखा ही है कि जो 30 साल 25 साल की बात हो रही है, तो आज आप किसी भी राजनेता को उठा लीजिए बड़े बड़े, क्या वो अपने क्षेत्र से हारे हैं? नहीं हारे, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया एक ऐसा नाम है, इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा कि जो कभी इलेक्शन हारा। तो ये थे डॉक्टर ब्रजेश सिंह शेखावत, जो कि हमसे उन्होंने सारी बातें साफ तौर पे कह दी हैं कि पार्टी कभी किसी से गठबंधन नहीं करेगी फिलहाल, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ चुके हैं बातों को। आगे ऐसे भी कई इंटरव्यूज में आपको दिखाता रहूंगा। बाकी दादा, आप कोई छोटा सा मैसेज हमारे उस लोगों को देना चाहेंगे? मैसेज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी की तरफ से अपने आप को स्वस्थ रखें। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जितने भी उपाय हमारे डॉक्टर्स बताते हैं उनको पालन करना है। साथ में अपने परिवार को, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमको सत्य का साथ, सत्य न दूसर धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, जिस तरह चरतार्थ होता है वैसे ही करना, एक आपसी भाईचारे के तहत, एक प्रेम से, एक अच्छे भावना को लेते हुए, यही मेरा संदेश है। और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद।